हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का जो लास्ट टाइम हम बताए थे कि उसका कुछ पार्ट 1 आया था। अब आज पार्ट 2 देखने की कोशिश करेंगे और आज कंप्लीट करने का भी कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं कि राष्ट्रपति का सबसे पहले आज पढ़ेंगे राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्ति यानी कि इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर जो है भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 के अंतर्गत दिया गया है। आपातकालीन शक्ति क्या होता है? आपातकालीन जब भारत देश में जब लगता है तो व्यक्ति का और राज्य सरकार का जो अधिकार है वो छीन लिए जाते हैं। यानी कि समस्त शक्ति आप किसके अधीन हो जाती है? केंद्र सरकार के अधीन हो जाती है। जिस कारण से हम कह सकते हैं कि भारत देश में यानी कि देश में जो संघात्मक सरकार है वह संघात्मक न होकर के किसी सरकार बन जाती है, एकात्मक सरकार बन जाती है। यानी संपूर्ण शक्ति जो होती है केंद्र सरकार के पास केंद्रित हो जाती है। व्यक्ति का भी अधिकार छीन लिए जाते हैं, राज्य सरकार के भी अधिकार छीन लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसको लागू कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति लागू करता है। ठीक है, किसके परामर्श से? तो मंत्रिपरिषद के परामर्श से, उसकी सलाह से आपातकाल लागू करता है भारत में कौन? राष्ट्रपति। तो आपातकाल कितने तरह का होता है? तो आपातकाल जो होता है 3 तरह का होता है। कौन कौन सा आपात होता है? राष्ट्रीय आपात होता है, फिर राजकीय आपात होता है जिसको हम लोग राष्ट्रपति शासन कहते हैं, और वित्तीय आपात होता है। तो चलिए बारीकी से देखने की कोशिश करेंगे सभी को एक एक करके। देखिए, फर्स्ट नंबर में है राष्ट्रीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात क्या होता है? राष्ट्रीय आपात 352, ठीक है, राष्ट्रपति शासन यानी जिसको बोलते हैं राजकीय आपात 356, और एक होता है वित्तीय आपात 360। 352, 356, 360। 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राजकीय आपात जिसे राष्ट्रपति शासन, और 360 में वित्तीय आपात। तो चलिए देखते हैं पहले राष्ट्रीय आपात के बारे में। राष्ट्रीय आपात यानी नेशनल इमरजेंसी 352, ये कब लगता है? इसका 3 गो कंडीशन है। पहला कंडीशन है युद्ध, दूसरा है आक्रमण, और तीसरा है विद्रोह। ऐसे युद्ध, आक्रमण, विद्रोह। ठीक है, युद्ध, आक्रमण और विद्रोह। ठीक है, तो कितने बार राष्ट्रीय आपात अभी तक लग चुका है? तो 3 बार अभी तक राष्ट्रीय आपात लग चुका है। कब कब लग चुका है? तो देखिए 1962 में जब चीनी आक्रमण हुआ था, भारत और चीन का आक्रमण हुआ था उस समय 1962 से लेकर 1968 तक चला। 1971 में जब दूसरा पाक युद्ध जब होता है, भारत और पाकिस्तान का दूसरी लड़ाई होता है, तो उस समय 1971 में 1977 तक चलता है। फिर 1975 में लगता है आंतरिक अशांति के कारण से। 1975 में लगता है उस समय भारत और पाकिस्तान का लड़ाई चल ही रहा था, उसी समय आंतरिक अशांति के कारण से भी भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा होता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि जब चीनी आक्रमण जब 1962 में जिस समय राष्ट्रीय आपात लगा था चीनी आक्रमण के कारण से, उस समय भारत में प्रेसिडेंट कौन था यानी राष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। जब भारत और पाकिस्तान का लड़ाई चल रहा था 1971 में, उसके कारण से जब राष्ट्रीय आपात लगा था तो उस समय कौन था? वे विगिरे थे। कौन? प्रेसिडेंट के रूप में। और आंतरिक अशांति के कारण से जब राष्ट्रीय आपात लगा था तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। तो देखिए कि राष्ट्र आपात लगा था उस समय, ये राष्ट्रपति हो गए। ठीक है, उसके बाद इसको याद कैसे रखेंगे? तो देखिए चीनी आक्रमण, इसको समझिए चीनी आक्रमण। तो चीनी जो है हम लोग क्या करते हैं कि राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर क्या करते हैं? चढ़ाते हैं। पाक आक्रमण, पाकिस्तान वाले लोग क्या होता है? बहुत गिरल रहता है, बहुत गिरी हुए लोग रहते हैं। ठीक है, आंतरिक, और से आंतरिक हो गया, और से अहमद हो गया यानी फखरुद्दीन अली अहमद। इसको जो है हम लोग बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको पीएम को कैसे याद रखेंगे? तो फर्स्ट में यानी पहला जो इमरजेंसी लगा था, पहला आपातकाल जब लगा था तो उस समय कौन थे? नेहरू जी थे, और उसके बाद उसका बेटी इंदिरा गांधी, फिर इंदिरा गांधी। ठीक है, तो इसको आसानी से याद हो जाएगा पीएम। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि चीनी आक्रमण के समय जब राष्ट्रीय आपात लगा था तो उस समय पीएम कौन थे? नेहरू जी। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो राधा कृष्ण, इस टाइप का। ठीक है, तो देखिए जो तीसरी बार जो आपातकाल लगा था, राष्ट्रीय आपात लगा था आंतरिक अशांति के कारण से 1975 से 77 में, उसका कारण क्या था आंतरिक अशांति का? उस समय लगभग 18 से 20 लाख लोगों ने इंदिरा गांधी को तानाशाह शासक के रूप में बता करके उसको जो है नारा लगा रहा था कि आप सिंहासन छोड़ो, गद्दी छोड़ो, इस टाइप का नारा लगा रहा था। इस कारण से इंदिरा गांधी ने क्या किया कि अली अहमद यानी कि इसको फखरुद्दीन अली अहमद को बोला कि आप इमरजेंसी लगा दीजिए देश में, क्योंकि ये जो बहुत ज़्यादा विद्रोह बढ़ रहा है, इस कारण से जो है ये राष्ट्रपात की घोषणा कर देते हैं फखरुद्दीन अली अहमद ने 1975 से 77 में। इसका कारण देते हैं आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति जो शब्द है उसको अभी तक कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है, इसीलिए जब इसके बाद मोरारजी देसाई का सरकार आता है
तो अब 44वां संविधान संशोधन 1978 होता है और उसके तहत जो आंतरिक अशांति जो वर्ड था उसको हटा करके अब उसके जगह पर कौन सा शब्द जोड़ दिया जाता है, तो सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, यानी सशस्त्र विद्रोह के अंतर्गत सेना विद्रोह भी आता है और जनता का विद्रोह भी आता है। तो इस वर्ड को जो स्पष्ट किया गया और इस वर्ड को आंतरिक अशांति की जगह पर जोड़ दिया गया। ठीक है, इसीलिए अब पहले था युद्ध, बाह्याक्रमण और आंतरिक अशांति, और आंतरिक अशांति को हटा करके अब क्या कर दिया गया है, इसकी जगह पर आंतरिक अशांति को हटा करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, जी कभी क्वेश्चन पूछता है कि आंतरिक अशांति को हटा करके सशस्त्र विद्रोह वर्ड जो है कब जोड़ा गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 में, जब पीएम कौन था, मोरारजी देसाई थे। ठीक है, अब देखिए कि राष्ट्र आपात तो लग गया है, लेकिन उसका न्यूनतम अवधि कितना रहता है, उसका न्यूनतम अवधि 6 महीना का रहता है और अधिकतम कितना रहता है, अनिश्चित काल। अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। कौन बढ़ाता है, तो संसद जो है अनुमोदन करता है, बैठक करता है और 2/3 बहुमत से सहमत करके फिर हर 6 महीना में उसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है कि राजकीय आपात। राजकीय आपात क्या होता है कि जिसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। राजकीय आपात कहाँ लगेगा, तो राज्य में लगेगा। राष्ट्रीय आपात कहाँ लगता था, केंद्र में, यानी देश में, पूरे देश में लगता था। लेकिन राजकीय आपात यानी राष्ट्रपति शासन किसी विशेष राज्य में लगेगा। तो कौन सा आर्टिकल के तहत, 356 के तहत कब लगता है, जब राज्य का संवैधानिक तंत्र क्या होता है, फेल हो जाता है, नहीं विफल हो जाता है। यानी कि इसका एग्जांपल जैसे दे रहे हैं हम, जैसे मान के चलिए कि कोई राज्य में इलेक्शन हुआ है और उस राज्य में कोई भी दल ने बहुमत हासिल नहीं कर पाया है, कोई भी राजनीतिक दल ने बहुमत हासिल नहीं कर पाया है, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, केंद्र सरकार उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। मान के चलिए कि संघ सूची है, तो संघ सूची पर बनाए गए विषय का पालन यदि राज्य सरकार यदि नहीं करता है, तो उस कंडीशन में भी केंद्र सरकार जो है राज्य पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। जैसे एग्जांपल दिया, मान के चलिए कि 2000 रुपये का नोट अभी जो है बंद कर दिया गया, तो मुद्रा जो है वो कौन सा संघ सूची के अंतर्गत आता है, और संघ सूची का यदि बात मान के चलिए कि 2000 नोट अनाउंसमेंट कर दिया गया, हाँ ठीक है बंद हो गया, और वह जो है राज्य सरकार मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो उस कंडीशन में उस राज्य में क्या हो सकता है, इमरजेंसी लग सकता है, यानी कि राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, क्योंकि संघ सूची पर बनाए गए विषय का पालन हर एक राज्य को करना रहता है। लेकिन यदि कोई राज्य नहीं करता है तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दिया जाता है। राष्ट्रपति शासन जो होता है अभी तक कितना बार लग चुका है, 140 से अधिक बार लग चुका है, लगभग सभी राज्य में लग चुका है। सबसे पहले पंजाब में लगा था और सबसे अधिक समय तक जम्मू कश्मीर राज्य में है लगा था। ठीक है, सबसे पहले पंजाब राज्य में और सबसे अधिक समय तक पूछेगा तो जम्मू कश्मीर में। यदि पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय आपात कितना बार लगा, राष्ट्रीय आपात अभी तक 3 बार लगा है, 1962 में, 1971 में और 1975 में। ठीक है, लेकिन बोलेगा राष्ट्रपति शासन यानी या फिर राजकीय आपात, तो 140 से अधिक बार लगभग सभी राज्य में लग चुका है, लेकिन 2 राज्य छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में अभी तक नहीं लगा है। ठीक है, इसका न्यूनतम अवधि कितना होता है, राष्ट्रपति शासन का न्यूनतम अवधि जो होता है 6 महीना का होता है, अधिकतम जो होता है 3 साल का होता है। इसको भी 6 महीना के लिए बढ़ाया जाता है संसद के अनुमोदन द्वारा, हर 6 महीना में बढ़ाया जाता है, और अधिकतम जो होता है 3 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इसको पूछता है राष्ट्रपति शासन जो होता है और न्यूनतम कितने अवधि के लिए, तो 6 महीना, अधिकतम कितने के लिए, तो 3 साल। ठीक है, नेक्स्ट होता है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात का मतलब क्या होता है, वित्त का मतलब होता है, वित्त का संबंध जो है वह मुद्रा से है, यानी साख से है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साख बोलते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में। यानी कि जब देश में साख का संकट आ जाता है, यानी मुद्रा में संकट हो जाता है, मुद्रा में जब संकट आता है तो देश में क्या उत्पन्न हो जाएगा, मंदी उत्पन्न हो जाएगा। और जब मंदी उत्पन्न हो जाएगा तो देश को चलाने के लिए क्या होगा, पर्याप्त राशि की आवश्यकता, पर्याप्त राशि नहीं होगा। तो उस कंडीशन में वित्तीय आपात लगता है जब देश में पर्याप्त राशि की कमी हो जाता है, देश को चलाने के लिए राशि ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, देश में मंदी की स्थिति उत्पन्न हो गया, यानी साख को क्या है, खतरा है, तो उस कंडीशन में वित्तीय आपात उत्पन्न होता है। लेकिन भारत देश जो है अभी तक वित्तीय आपात नहीं लगाया है, अभी ऐसा कंडीशन नहीं आया है। इसको लगाने के लिए न्यूनतम अवधि कितना होता है, 2 महीना तक रह सकता है न्यूनतम, कम से कम, और अधिकतम जो होता है अनिश्चित काल तक रह सकता है। ये वित्तीय आपात जो है अनुच्छेद 360 में इसका वर्णन किया गया है। तो हम लोग देखें सबसे पहले 3 गो आपात, राष्ट्र आपात, राष्ट्रपति शासन और एक हो गया वित्तीय आपात। ठीक है, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात जो है 3 बार लग चुका है, राष्ट्रपति शासन 140 से अधिक बार लग चुका है, वित्तीय आपात अभी तक एक भी बार नहीं लगा है, 352, 356, 360। ठीक है,
अब हम लोग चलते हैं, कौन क्या था उसके बारे में थोड़ा बता ही दिए, समझा दिए उसको। अब बार बार देखने का प्रयास कीजिए, उसको नोट डाउन करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट देखें, ये देखिए, इमरजेंसी जो लगाता है वो कौन लगाता है? राष्ट्रपति लगाता है। लेकिन कब? जब मंत्रिपरिषद सिफारिश करेगा, किससे? राष्ट्रपति से, कि अब ऐसा संकट उत्पन्न हो गया देश में कि इमरजेंसी लगाना अनिवार्य है, तब राष्ट्रपति क्या करेगा? इमरजेंसी लगाएगा। ठीक है, तो यदि राष्ट्रपति क्या है कि यदि राष्ट्रीय आपात की यदि घोषणा किया है, ठीक है, तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा के 30 दिन के अंदर संसद में बैठक होगा और संसद के जितने सदस्य है उसको 2/3 बहुमत से पारित करना पड़ेगा, तब जाकर के इसका जो अवधि है वह 30 दिन से बढ़ करके फिर कितना हो जाएगा? 6 महीना तक। फिर जाकर के अनुमोदन होगा तो फिर 6 महीना से बढ़ करके फिर आगे 6 महीना के लिए फिर वैलिडिटी उसको बढ़ाया जाएगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि मंत्रिपरिषद की सिफारिश से राष्ट्रपति तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर देता है, लेकिन उसका वैल्यू कितना दिन तक के लिए रहता है? 30 दिन तक के लिए। 30 दिन के अंदर फिर संसद में बैठक होता है और उसको 2/3 बहुमत से फिर पारित करना पड़ता है। 2/3 बहुमत से पारित करना पड़ता है, इसको बोलते हैं विशेष बहुमत। विशेष बहुमत से यदि पारित हो जाता है तब जाकर इसका वैलिडिटी कितना दिन के लिए बढ़ जाता है? 6 महीने के लिए बढ़ जाता है। ठीक है, सभी लोग अपना वोटिंग डालते हैं, सभी लोग अपना सहमत होते हैं। यदि राष्ट्रपति के बात से सहमत हो जाते हैं तब जाकर के उसका राष्ट्रीय आपात का जो वैलिडिटी है वो बढ़ जाता है। इसी प्रकार से राष्ट्रपति शासन 356, इसको 60 दिन का समय मिलता है संसद को। 60 दिन के अंदर क्या होता है कि बैठक करना पड़ता है, और बैठक में कितना बहुमत डालना पड़ता है? 1/2 बहुमत, मतलब 50%। कम से कम 50% आदमी जो है राष्ट्रपति शासन लगाया है जिस राज्य में, तो उसके बाद से यदि सहमत हो जाता है तो फिर इसका वैलिडिटी क्या होता है? बढ़ जाता है, नहीं 6 महीना हो जाता है। फिर उसके बाद अनुमोदन होता है 6 महीने के बाद, फिर उसका 6 महीने बढ़ जाता है। इस तरह से अंतिम 3 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है कोई भी राज्य में राष्ट्रपति शासन। फिर इसी प्रकार से वित्तीय आपात भी यदि लगता है तो 60 दिन का समय दिया जाता है संसद को बैठक करने के लिए, और मतलब 50% बहुमत, उसमें भी 50% बहुमत द्वारा उसको भी संसद द्वारा पारित करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसको भी देख लिए कि आखिर क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रीय आपात संसद द्वारा कितने दिनों के अंदर पारित करना पड़ता है? 30 दिनों के अंदर। ठीक है, और कितने बहुमत से? 2/3 बहुमत है। राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात दोनों को 60 दिन के अंदर, और साधारण बहुमत मतलब 1/2 बहुमत, मतलब 50% बहुमत से। नेक्स्ट है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति मतलब क्या होता है? देखिए, राष्ट्रपति को पूरा अधिकार है कि संसद का जो सत्र चलता है तो उसको बुलाना, उसका सत्र को ख़त्म करना, सत्रावसान करना, लोकसभा को भंग करना, चाहे 5 साल पूरा हो या नहीं पूरा, उससे पहले भी भंग कर सकता है। ठीक है, लेकिन किसके? तो पीएम के परामर्श से करता है। अभी तक कितना बार भंग हो चुका है? तो अभी तक 8 बार भंग हो चुका है भारत में। नेक्स्ट है कि संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन मतलब होता है बैठक, यानी कि अनुच्छेद नंबर 108 में व्यवस्था किया गया है कि जब भी कोई साधारण विधेयक, जब क्या हो कि दोनों सदनों में असहमति हो, जब कोई साधारण विधेयक पर दोनों सदन में मतलब सदन 2 को होता है। कौन कौन सा सदन होता है? राज्यसभा होता है और लोकसभा होता है। दोनों सदन में क्या हो? असहमत हो कोई भी साधारण विधेयक को लेकर के, तो उस समय क्या करेगा? राष्ट्रपति जो है जॉइंट कमीशन, यानी कि जिसको बोलते हैं संयुक्त अधिवेशन, यानी बैठक बुला सकता है और पूछताछ के लिए। ठीक है, कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट है जेबी वीटो। जेबी वीटो क्या होता है? जब राष्ट्रपति के पास समय का जब अभाव रहता है तो कोई भी विधेयक पर अपना अनुमति देने और ना देने के लिए निर्णय लेना। मतलब कि जैसे मान के चले राष्ट्रपति के पास समय नहीं है और कोई विधेयक पर निर्णय देना है, तो वो बोलेगा ठीक है हम इसको देख लेंगे बाद में, ठीक है, जब भी टाइम मिलेगा। तो ये वो क्या करता है? अपना उस विधेयक को अपने जेब में डाल लेता है, इसलिए उसका नाम पर क्या पड़ा है? जेबी वीटो। ठीक है, और देखिए इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। 1986 में ऐसा ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। ज्ञानी जेल सिंह ने एक भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 आया था, तो उसमें कोई भी निर्णय नहीं दिया था उन्होंने, पॉकेट में डाल के चला गया था। तो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि ऐसा पावर दिया गया है भारत के राष्ट्रपति को कि अपना समय का अभाव के कारण से ये जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट है अध्यादेश। अध्यादेश किसको बोलते हैं? अध्यादेश मतलब होता है राष्ट्रपति का अपना आदेश। जब संसद में कोई भी सदन, ठीक है, ये दोनों सदन जब अनुपस्थित हो, यानी कि कोई भी मतलब सदन नहीं हो सत्र में, तो उस समय क्या करेगा कि
उस समय भारत के राष्ट्रपति को लगेगा कि कोई भी कार्य जो है तत्काल करना चाहिए, तो उस समय अपना आदेश जारी करेगा। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 123 के तहत। और उसका वैलिडिटी जो है संसद सत्र होने के 6 सप्ताह तक रहेगा। जैसे ही संसद का फिर सत्र शुरू हो जाएगा तो उसके 6 सप्ताह तक उसका मतलब अध्यादेश का नियम के अनुसार से वो चल सकता है। उसके बाद फिर उसको क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। फिर संसद का सत्र आ जाने के बाद वो जो नियम बनाएगा उसके अनुसार से फिर चलना पड़ता है। तो संसद, ये जो अध्यादेश होता है राष्ट्रपति का अपना आदेश होता है। कब? जब संसद में कोई भी सत्र या फिर कोई भी सदन या फिर दोनों सदन जो अनुपस्थित हो, यानी कि संसद में कोई भी सत्र नहीं चल रहा हो, ठीक है, उस समय। और जैसे ही संसद में सत्र चलने लगता है तो उसके सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक जो होता है उसका वैलिडिटी रहता है। नेक्स्ट है नियुक्ति, यानी कि राष्ट्रपति जो है किसका नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री यानी पीएम का। ठीक है, पीएम के सलाह पर अन्य मंत्री का भी नियुक्ति करता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश का नियुक्ति करता है। ठीक है, CAG किया यानी कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि जिसको बोलते हैं महानियंत्रक और महालेखा और नियंत्रक अभिलेख। ठीक है, उसको बोलते हैं राज्यपाल, चुनाव आयुक्त, महान्यायवादी। तो इसको नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसको भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। यदि क्वेश्चन पूछ देगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। पूछेगा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, यानी KG जिसको बोलते हैं, कौन नियुक्ति करता है? तो भारत का जो होता है कौन नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। बोलेगा कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग चलते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद की ओर। महत्वपूर्ण अनुच्छेद को अच्छा समझेंगे क्योंकि वो अनुच्छेद से एक क्वेश्चन आता है। देखिए, अनुच्छेद नंबर 52 में क्या दिया हुआ कि राष्ट्रपति का पद, ये लिखा हुआ है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद नंबर 52 में 53 में लिखा हुआ है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होगा राष्ट्रपति में निहित होता है, लेकिन नाम मात्र की कार्यपालिका होता है। ये कैसा कार्यपालिका होता है? नाम मात्र का। ठीक है, नाम मात्र का होता है। वास्तविक कार्यपालिका किस में होता है? तो पीएम के पास रहता है। यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति कौन होता है, यानी प्रधान कौन होता है? तो हेड होता है कौन? राष्ट्रपति होता है। लेकिन वास्तविक किसके पास? नाम मात्र का रहता है। वास्तविक कौन रहता है? पीएम रहता है। नेक्स्ट 54 नंबर में कौन? निर्वाचक मंडल की बात किया गया है। किसका निर्वाचक? तो राष्ट्रपति से संबंधित। राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, मतलब राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होगा उसमें कौन कौन भाग लेंगे? तो LS मतलब हो गया लोकसभा, RS मतलब हो गया तुम्हारा राज्यसभा, VS मतलब हो गया विधानसभा, और DP मतलब दिल्ली, और P से पुदुचेरी के विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य इसमें इलेक्शन में भाग लेते हैं। किसके इलेक्शन में? राष्ट्रपति के इलेक्शन में। लास्ट वीडियो में हमने बता दिया है पूरे डिस्क्रिप्शन से, उसको एक बार आप लोग नहीं देखें तो ज़रूर उसको देखने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूँ उसको आपको समझ में आएगा। देखिए, इसमें कौन कौन निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, निर्वाचन मंडल में। ये निर्वाचन मंडल का कौन सा अनुच्छेद? 54। 55 नंबर में लिखा हुआ है निर्वाचन की रीति। निर्वाचन की रीति मतलब क्या होगा कि उसका चुनाव के लिए नियम क्या होंगे, कौन सा सिस्टम के अनुसार से राष्ट्रपति का चुनाव होगा। तो उसके लिए 2 नियम बनाया गया, एक है समान अनुपातिक प्रणाली और एक है एकल संक्रमणीय पद्धति। इसको भी हमने बता दिया है पिछले वीडियो में, आप लोग जाकर के उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है 56 नंबर में पदावधि। पदावधि कितना, यानी कि कितने उसका पद ग्रहण करने से कितने समय तक राष्ट्रपति का पद समय तक रहता है उसका, तो 5 साल तक रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है 57 नंबर में क्या? पुनर्निर्वाचन, मतलब एक व्यक्ति जितनी भी बार चाहे राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ सकता है और वो बन भी सकता है। तो अनलिमिटेड, भारत में क्या है? अनलिमिटेड है। लेकिन अमेरिका में क्या है कि एक व्यक्ति केवल 2 ही बार मतलब अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन भारत में ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं है। एक व्यक्ति जितना बार भी चाहे वो राष्ट्रपति बन सकता है। नेक्स्ट है 58 में योग्यता क्वालिफिकेशन बता दिए। उसके लिए योग्यता क्या होना चाहिए? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल आयु कम से कम होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, जैसे गवर्नमेंट जो भी सब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है 60 नंबर क्या है? शपथ। तो शपथ जो लेता है भारत के राष्ट्रपति, वो कौन चीज़ का शपथ लेता है? संविधान का शपथ लेता है। संविधान का प्रतिष्ठा और सम्मान का शपथ लेता है। ठीक है, और उसका शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या फिर उसका वरिष्ठ न्यायाधीश। ठीक है, 61 नंबर में क्या है? महाभियोग है। महाभियोग क्या होता है? राष्ट्रपति को हटाने, पद से हटाने के लिए क्या कर सकता है उसके लिए? तो कैसे हटाया जाता है? जो उसमें कोई भी संसद का कोई भी सदन, चाहे लोकसभा या राज्यसभा हो, तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस डाल करके और 2 तिहाई
बहुमत से पारित करना पड़ता है दोनों सदन में, तब जाकर के महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाती है। इसको भी हमने पिछली वीडियो में अच्छे से बताया है, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। 72 नंबर में क्या है, क्षमा है, यानी राष्ट्रपति के क्षमा के बारे में। क्षमा यहाँ तक कि राष्ट्रपति को पूरा पावर दिया गया कि उन्होंने मृत्युदंड जैसे सज़ा को भी उन्होंने माफ़ कर सकता है, इसका पूरा पावर है। ठीक है, कोई भी दंड को मान के चलिए 10 साल है तो उसको घटा भी सकता है, यानी कि उसको क्या कर सकता है, लघुकरण कर सकता है। ठीक है, तो यानी कि क्षमा को माफ़ करने के लिए जो है शक्ति दिया गया है, किसके बारे में, अनुच्छेद नंबर 72 में राष्ट्रपति का पावर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हम लोग समझते हैं इसको, पहले एक बार देखिए कैसे याद रखना। देखिए 52 राष्ट्रपति का पद हो गया। 53 में क्या है, कार्यपालिका शक्ति। 54 नंबर में क्या है, तो 54 नंबर में है निर्वाचक मंडल। 54 नंबर में क्या है, मंडल। 55 नंबर में क्या है, रीति। 56 नंबर में क्या है, पदावधि। 57 में क्या है, पुनर्निर्वाचन। 58 में क्या है, योग्यता। 60 नंबर में क्या है, शपथ। 61 नंबर में क्या है, महाभियोग। 72 नंबर में क्या है, क्षमा। तो ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके शपथ वाला ज़्यादा पूछता है। तो 60 पर क्या हो गया, शपथ। 71 में हो गया महाभियोग, और 72 में हो गया क्षमा। बाकी उसका योग्यता के बारे में 58, ये सब थोड़ा सा देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट है कि देखिए कि सबसे पहला जो है पूछेगा कि सबसे पहला राष्ट्रपति कौन था भारत का, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। वो 2 बार बने थे, लगातार बने थे, 2 बार बने थे। और दूसरा कौन था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, और वो 1 बार बने थे लेकिन 2 बार उपराष्ट्रपति के रूप में काम किए हैं। और दूसरे चक्र की मतगणना कौन सा राष्ट्रपति के समय जरूरत पड़ा था, तो वीवी गिरी के समय पर। वो भी हम लास्ट वीडियो में बताए हैं कि दूसरे चक्र की मतगणना किसको बोलते हैं। सो ठीक है, केवल और केवल वीवी गिरी के समय पर ही दूसरे चक्र की मतगणना करना पड़ा है। निर्विरोध राष्ट्रपति कौन बने थे, नीलम सेंजर रेड्डी। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। PDS पाटिल मतलब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। पहली आदिवासी महिला कौन बनी है राष्ट्रपति में, तो द्रौपदी मुर्मू बनी है। ठीक है, और द्रौपदी मुर्मू ऐसी पहला जो राष्ट्रपति है जो कि स्वतंत्रता के बाद मतलब कि जन्म लेकर के और राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला है द्रौपदी मुर्मू। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। आशा करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कीजिए, ऑब्जेक्टिव लगाने की कोशिश कीजिए। आशा करूँगा कि सभी के सभी क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे और क्वेश्चन बनाने में सफल होंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग फिर इसको रिवाइज कीजिए।